हाय गाइस, वेलकम टू एग्रो एजुकेशन। देखिए, आज हम लोग नीट 2021 के कोड M1 के फिजिक्स पेपर को डिस्कस करेंगे, है ना। यानी कि जो क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो कि बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो पेपर हुआ है इसका ही सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि कोड M1 में सबसे पहले फिजिक्स ही दिया गया है और कोड M1 के क्वेश्चन नंबर 1 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? टू चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। दो चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैं। तो सबसे पहली बात, स्फेरिकल शेप के दो कंडक्टर हैं जिनके ऊपर चार्ज्ड बिखरा हुआ है। R1 और R2 की रेडियस है। आर कनेक्टेड बाई ए वायर, उनको आपस में एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया। वायर हमेशा ही कंडक्टर होता है, मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ द स्फीयर सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज, यानी कि हमसे यही पूछा गया है कि उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। इज यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं, R1 बाई R2, R2 बाई R1, अंडर रूट R1 बाई R2, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। तो ये कंफर्म हो गया कि हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का जो रेशियो लाना है वो रेडियस के टर्म्स में लाना है, क्योंकि R1 R2 इनकी रेडियस है और ऑप्शन सारे जो है वो रेडियस के टर्म्स में दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम यही डिस्कस कर लें कि आखिर जब दो चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर को एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है तो क्या कौन सा फिनोमिना अप्लाई होगा। तो सबसे पहली बात, जब भी किन्हीं दो चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर को आपस में टच कराया जाता है या किसी कंडक्टर के थ्रू उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है तो उनके चार्ज का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहता है जब तक कि दोनों के दोनों स्फीयर का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो इसका मतलब जब दोनों के स्फीयर को हम कनेक्ट कर देंगे वायर के थ्रू तो इनका चार्ज आपस में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि एक स्फीयर ये है जिसकी रेडियस R1 है और एक स्फीयर ये है जिसकी रेडियस R2 है। इनको हमने किसी एक वायर के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दिया तो इनका चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे पता नहीं है किसको कितना चार्ज दिया गया है, लेकिन मान लेता हूं कि इसके ऊपर है चार्ज Q1 और इसके ऊपर है चार्ज Q2। तो जब ये Q1 Q2 चार्ज के दो स्फीयर आपस में कनेक्ट किए जाएंगे तो इनका जो पोटेंशियल होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, V1 वैसे अलग अलग मैं इंडिविजुअली निकालूं तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट पोटेंशियल का, पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर हैविंग चार्ज Q1। तो V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका हो जाएगा कितना Q2 अपॉन R2। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल जब दोनों आपस में कनेक्ट किए जाएंगे तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, इसलिए V1 बराबर V2। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहां से आ जाएगा Q1 अपॉन R1 इक्वल टू Q2 अपॉन R2। ठीक है, उसी चीज को क्या लिखा जा सकता है Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। Q2 को नीचे ले गए, R1 को ऊपर ले गए उधर, तो एक रिलेशन बन के आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो। तो तीन तरीके की चार्ज डेंसिटीज हमने पढ़ी हैं। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसमें होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L, और दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, यानी टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। और थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो हमें लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो इसका मतलब अगर मुझे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशियो निकालना है तो मैं लिख दूंगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन A1, यानी एरिया ऑफ 1, Q2 अपॉन A2। अगर चार चीजें ऐसे फ्रैक्शन में लिखी हो ऊपर नीचे तो उनको मल्टीप्लाई करने का रूल यही है, बाहर वाला को बाहर मल्टीप्लाई, अंदर वाला को अंदर मल्टीप्लाई। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q1 A2 अपॉन Q2 A1। अब बहुत ही सिंपल फंडा है, आपको समझ में आ गया, कुछ करना नहीं है। Q1 बाई Q2 का रेशियो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, किसके टर्म्स में, R1 बाई R2 के टर्म्स में। तो Q1 Q2 का रेशियो लिख दिया मैंने ये पहली इक्वेशन से, R1 अपॉन R2, और एरियाज का फॉर्मूला, क्योंकि स्फीयर है और स्फीयर के सरफेस, क्योंकि बात किसकी चल रही है सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो सरफेस एरिया पे बिखरे हुए चार्ज की बात हो रही है। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो पहले वाले के लिए हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर, दूसरे वाले सरफेस के लिए हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर
अब दोनों को हम सॉल्व कर देंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इस R1 से ये R2 अपॉन R2, वो गलती हो रही है, देखिए A2 की जगह पर हमें लेना था क्या यहाँ पर R2 का स्क्वायर, और यहाँ A1 की जगह पर लेना था 4 पाई R1 का स्क्वायर। तो इस R1 से ये R1 कैंसिल और इस R2 से ये R2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। देखिए Q1 A2 अपॉन Q2 A1 था ना, तो Q1 Q2 का रेशियो तो ऑलरेडी निकाल रखा है, R1 बाई R2 तो यहाँ रख दिया। अब A2 की वैल्यू रखनी थी 4 पाई R2 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई R1 का स्क्वायर। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और R1 से नीचे वाला R1 कैंसिल, R2 से ऊपर वाला R2 कैंसिल, बचा केवल क्या R2 अपॉन R1। अब हम अपना यही आंसर ऑप्शन में ढूंढेंगे कि क्या कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है R1 बाई R2, तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है R2 बाई R1 और R2 बाई R1 ये हमारा आंसर है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है the velocity of the small ball of mass capital M and density small d when dropped in a container filled with glycerine becomes constant after some time. If the density of the glycerine is d by 2, then the viscous force acting on the ball will be. तो सबसे पहली बात तो ये डिसाइड करना पेपर में बैठ करके कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। लेकिन देखते ही समझ में आ रहा है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको ध्यान से आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन एकदम ही आसान लगेगा आपको। बस पढ़ने में थोड़ा लगता है, एक बार उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़कर समझिए और समझकर खुद से पहले सोचिए कि क्या कह रहा है। उसने इतना कुछ बताने की कोशिश की है कि एक डिब्बे में ग्लिसरीन भरा हुआ है, एक कंटेनर के अंदर ग्लिसरीन भरा हुआ है, ग्लिसरीन मटेरियल होता है, तो वो भरा हुआ है। उसमें आपने m मास की, कैपिटल मास की एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। जब आप m मास की किसी एक बॉल को ड्रॉप करते हैं किसी कंटेनर में जिसमें कि लिक्विड भरा हुआ हो, तो उस लिक्विड में जब वो डूब रहा होता है यानी सिंक कर रहा होता है, तो उसके ऊपर दो फोर्स अप्लाई होते हैं। कौन कौन से दो फोर्स? एक बायंट फोर्स और एक विस्कस फोर्स, जिसके हिसाब से जो हमने स्टोक्स लॉ के मुताबिक भी पढ़ा था, समझा था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि उस पर दो फोर्स ऊपर की ओर अप्लाई होने लगते हैं, जिनमें एक होता है बायंट फोर्स और एक होता है विस्कस फोर्स जो उसके किनारों से लगता है, और नीचे की ओर एक फोर्स एक्ट करता है जो होता है क्या, mg। तो जब कोई चीज पानी में या लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में या ग्लिसरीन में या ग्रीस में, किसी भी चीज में जब डूब रही होती है, तो शुरुआती दौर में वेट जो है वो डोमिनेट कर रहा होता है किस पर? इन दोनों फोर्सेस पर, जो ऊपर की ओर लगने वाले बायंट फोर्स और विस्कस फोर्स होते हैं। देखिए कुछ इस तरह की कहानी होती है कि जैसे मान लीजिए एक बॉल है m मास की और वो किसी ग्लिसरीन से भरे हुए डिब्बे में हमने डाल दी, तो उसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। लेकिन इसी पर एक फोर्स जो है बायंट फोर्स, वो ऊपर की ओर एक्ट करेगा। उसको मैंने Fu लिख दिया अपथ्रस्ट के कारण, क्योंकि अपथ्रस्ट को हम U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो Fu मतलब ऊपर की ओर लगने वाला अपथ्रस्ट, और इस पर ऊपर की ओर ही एक और फोर्स काम करेगा जिसको कहा जाता है विस्कस फोर्स। किसकी विस्कोसिटी के कारण? ग्लिसरीन की विस्कोसिटी के कारण इस पर एक फोर्स ऊपर की ओर लगने लगेगा, Fv। शुरुआती दौर में क्या होता है कि mg इन दोनों पर डोमिनेट कर जाता है, उस समय वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, नीचे डूबते डूबते एक टाइम ऐसा आता है जब पहुंच करके ये वेट, यानी जो उसका वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, जो उसको सिंक कराने में हेल्प कर रहा है, वो और जो ऊपर की ओर लगने वाले बायंट फोर्स और विस्कस फोर्स हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। ऐसा होने पर बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस पे? जीरो। अब जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। वैसे क्वेश्चन में भी दिया गया है कि जब वो ड्रॉप कर रही थी, जब उसको ड्रॉप किया गया किसी कंटेनर में विद ग्लिसरीन बिकम्स कांस्टेंट, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई? वेलोसिटी जो है उसकी वो कांस्टेंट हो गई। तो वेलोसिटी कांस्टेंट तभी हो सकती है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो के इक्वल हो, ठीक है ना भाई। अगर या तो फोर्स लग ही ना रहा हो, या फिर फोर्स अगर लग रहा है तो वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि उनका बैलेंस होने चाहिए फोर्सेस, यानी कि उनका समेशन क्या होना चाहिए? जीरो के इक्वल होना चाहिए। नेट वेक्टर सम जो है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो के इक्वल होना चाहिए, तो ये फोर्स इस फोर्स के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सो वी कैन से कि वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब हम कह सकते हैं
कि सिग्मा एफ क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, नेट फोर्स 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर आपने नेट फोर्स 0 के इक्वल ले लिया और आपने ऊपर की डायरेक्शन में फोर्सेस को पॉजिटिव लिया और नीचे की डायरेक्शन में फोर्सेस को नेगेटिव लिया, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं FU प्लस FV बराबर FU प्लस FV माइनस mg बराबर 0 होना चाहिए। तो यहीं से आप ये भी कह सकते हैं कि FU प्लस FV बराबर क्या होना चाहिए, mg होना चाहिए। अब बात आती है, पूछा हमसे उसने क्या है, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। तो हमसे ये पूछा गया है, FV पूछा गया है, तो FV निकालने के लिए आप एक काम करिए, उसको साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा mg माइनस FU। FU मतलब अपथ्रस्ट वाला फोर्स यानी बायंट फोर्स। तो mg तो हमें पता ही है, बस m को और खोल लीजिए आप। m का फॉर्मूला क्या होता है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मान लेते हैं कि बॉल का जो वॉल्यूम है वो कितना रहा होगा, कैपिटल V रहा होगा। तो V हो गया वॉल्यूम और D दी गई है उसकी डेंसिटी, मतलब बॉल की जो डेंसिटी है वो D है, स्मॉल d। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो बॉल का मास हो जाएगा बॉल का वॉल्यूम इनटू बॉल की डेंसिटी इनटू ग्रेविटी माइनस FU क्या है, बायंट फोर्स मतलब अपथ्रस्ट वाला फोर्स। अपथ्रस्ट कितना लगता है, तो जब V वॉल्यूम की कोई बॉल किसी लिक्विड में सबमर्ज होती है, डूबती है, तो वो अपने आसपास से कितना वॉल्यूम हटाती है, कितने वॉल्यूम को जो है ना डिस्प्लेस करती है। तो हम कहेंगे जितना उसका अपना वॉल्यूम होता है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस कर देती है। तो इसका मतलब डिस्प्लेस की गई ग्लिसरीन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वो V ही हो जाएगा। अब उसका मास कितना हो जाएगा, यानी कि अगर हमें अपथ्रस्ट देखना उस पे, तो उसके टोटल वेट को ही, मतलब अपथ्रस्ट क्या होता है, फोर्स V सिग्मा G। इसका मतलब V सिग्मा G का मतलब उसकी डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल के बराबर वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन डिस्प्लेस होगा। तो ये तो हो गया ग्लिसरीन का वॉल्यूम, यानी हटाई गई, डिस्प्लेस की गई ग्लिसरीन का वॉल्यूम इनटू डिस्प्लेस की गई ग्लिसरीन की डेंसिटी। और ग्लिसरीन की डेंसिटी क्वेश्चन में दी गई है कितनी, d/2। तो इसका मतलब V इंटू d/2 और G, तो ये G हो जाएगा। अब सिंपली आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, FV बराबर, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, V इंटू G कॉमन आ गया, क्या बचेगा D माइनस d/2। इसका मतलब FV की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VG और D माइनस d/2। जब हम सॉल्व करेंगे तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं है उसके अपॉन में 1, एलसीएम लेकर के ये 2, ये हो जाएगा आपका 2D माइनस D। कुल मिलाकर FV इज इक्वल टू VDG/2। VD क्या है, V टू D। फिर से लिखिए, क्योंकि हमें ऑप्शन में जो कुछ आंसर्स दिए गए हैं उनको कहीं V और D के टर्म्स में नहीं दिया गया है। किसके टर्म्स में दिया गया, मास के टर्म्स में दिया गया है। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, मास mg/2। इसका मतलब आंसर क्या है आपका, FV बराबर mg/2। तो देखिए कहीं ऑप्शन में है क्या, हाँ पहला ही ऑप्शन दिख रहा है भाई, वाह क्या बात है। तो पहले ही ऑप्शन में mg/2 में मिला, यही आंसर होगा थ्रस्ट का। वो बायंट फोर्स, विस्कस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो mg/2 के इक्वल होगी। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखने में जितना मुश्किल लग रहा है, बड़ा लग रहा है, उतना ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पीयर एज शोन। अब जैसे ही कहा जाए एज शोन, तो सबसे पहले एक बार हमें डायग्राम को देख लेना चाहिए। तो फिगर दिया गया है साथ साथ क्वेश्चन में कि एक वायर में 5 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है और उससे 20 सेंटीमीटर दूर कोई इलेक्ट्रॉन 10⁵ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इस ओर मूव कर रहा है। ठीक, ये दो बातें बताई गई हैं। चलिए फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द कंडक्टर। मतलब जैसे कंडक्टर है, ये कंडक्टर ऐसे रखा है, तो उसी के जस्ट पैरेलल यहां से 20 सेंटीमीटर दूर एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ, 10⁵ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है at an instant. Calculate the magnitude of the force experienced by the electron at that instant is। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्सपीरियंस किए गए फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो और आसान हो गया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं बतानी है, केवल आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड ही बताना है। तो अब सबसे पहली बात तो ये सोचना जरूरी है कि कौन सा चैप्टर क्वेश्चन है। तो फिर से समझे आप थोड़ा सा, तो ये क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है हमारा, उससे क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में फोर्स कब महसूस करता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में
v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है तो वो फोर्स महसूस करता है, ठीक है। यानी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, अब यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो अब समस्या ये है कि मैग्नेटिक फील्ड तो दी नहीं है। अरे मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी है तो मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाएगी ना, और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये रहा इस वायर में बताया गया है कि इसके पैरेलल एक वायर है, तार है जिसमें करंट फ्लो कर रही है। तो बायो सावर्ट के मुताबिक जब भी किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराई जाती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई होगी। तो जिस जगह ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वहां भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हुई होगी। तो जब हमें इस वायर में बहने वाली करंट के कारण यहाँ पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पता चल जाएगी तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमने मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है कि मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स F बराबर QVB sin थीटा होता है। यानी एक मूविंग चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना फोर्स महसूस करता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स महसूस करता है, वो 3-4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला चार्ज ऑफ द कंडक्टर, दूसरा वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, पहला चार्ज ऑफ द पार्टिकल, दूसरा वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, एंड थीटा मतलब एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। और फार्मूला क्या होता है, F बराबर QVB sin थीटा। तो हमें इसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएगा, यानी Q भी मिल जाएगा। Q बराबर तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और चूंकि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो अब माइनस में लेने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर डायरेक्शन निकालनी होती तो फिर हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे लेना होता, नेगेटिव, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का ही होता है। बट हमें केवल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पता करना है तो फिर माइनस साइन लेने की भी कोई खास जरूरत नहीं है। तो क्यों हो गया आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बी एक समस्या है अभी आपके लिए, आपको अभी बी नहीं पता है लेकिन थीटा भी नहीं पता है, तो बी और थीटा वो एक ही साथ निकलेगा। तो सबसे पहला काम एक काम कर लेते हैं हम लोग, बी ही पता कर लेते हैं। और बी पता करने के लिए हम कहेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर है, और ये कैसा है करंट कैरिंग कंडक्टर भी, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इनफाइनाइटली लॉन्ग को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि मतलब इसका ये वाला एंड भी इनफाइनाइट से जा रहा है, ये वाला एंड भी इनफाइनाइट से जा रहा है। तो बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एट ए पॉइंट r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, b बराबर μ0/4π 2I/r। मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण r डिस्टेंस दूर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा हो और वहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है μ0/4π 2I/r। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻7। 2 × I की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 5 एम्पियर, अपॉन में R की वैल्यू, इस पूरे की ही वैल्यू μ0/4π पूरे की ही वैल्यू होती है 10⁻⁻7। 2 तो 2 लिख दिया, I की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 5 एम्पियर। R मतलब यहां से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी हो। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है मुझे जहां से इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की डिस्टेंस यहां से कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे क्योंकि हमने μ0/4π की यूनिट ऐसा यूनिट मिली है, तो फिर बाकी सब चीजें भी ऐसा यूनिट मिलनी होंगी। तो इसका 20 × 10⁻²। अब ये 10 2 जा 20, ये हो जाएगा ऊपर 10⁻⁻7 + 2, क्योंकि नीचे से जब पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, अपॉन में 2, तो कुल मिला के आ गया 1/2 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो हमें क्या मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए कौन सा रूल लगेगा, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के, स्पेशली राइट हैंड, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को रखिए और पॉइंट चूंकि ऊपर की ओर पड़ रहा है तो उंगलियों को घुमाकर पॉइंट पे लाइए, पॉइंट पर। तो जब पॉइंट पे लाएंगे तो अगर उंगलियां बाहर की ओर आ रही हैं, मतलब इसको उंगलियों को कर्ल करिए, कर्ल करना मतलब मोड़ना। अगर पॉइंट यहाँ कहीं होता तो बस यहाँ मोड़ करके छोड़ देते तो कहते हैं इनवर्ड, लेकिन पॉइंट क्योंकि ऊपर पड़ रहा है तो इसका मतलब उंगलियों को घुमाकर ऐसे लाना होगा। तो कैसे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, आउटवर्ड, यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आउटवर्ड है और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डॉट से दिखाते हैं। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी तो है आउटवर्ड और वेलोसिटी है ऐसे, तो यानी कि इस जगह वेलोसिटी ये हो गई और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ये हो गई ऐसे करके। तो दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है,
90 डिग्री। इसका मतलब थीटा भी मिल गया। डायरेक्शन देखते ही, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते ही आपको एंगल भी मिल गया। कितना हो जाएगा? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब कुछ बचा नहीं, आपको क्यू मिल गया, वी मिल गया, बी मिल गया, थीटा मिल गया। फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू की वैल्यू रखिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19, वेलोसिटी की वैल्यू रखिए 10 की पावर 5, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखिए 1/2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला इंटू साइन थीटा की वैल्यू रखिए 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये? इससे इसको सॉल्व करने के बाद 0.8। अब ये बचेगा कितना? साइन 90 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा आपका 0.8 इंटू 10 की पावर -19 प्लस 5 -5। समझ रहे ना? या ये कह लीजिए 10 की पावर 5 से 10 की पावर -5 कैंसिल हो गया। 10 की पावर 5 क्यूब भी साइन थीटा में तो हो जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर -19 न्यूटन। अब देखिए ऑप्शन में कहीं है क्या 0.8 इंटू 10 की पावर -19 न्यूटन? तो हम देखेंगे इसमें कहीं ऐसा नहीं दिख रहा। 10 की पावर -19 कहीं नहीं है, 10 की पावर -20 है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस पॉइंट को इधर से इधर शिफ्ट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? 8.0 इंटू 10 की पावर -20 न्यूटन। क्योंकि जब हम डेसिमल को इस साइड खिसकाते हैं तो पावर और कम हो जाती है, तो 10 की पावर -19 की बजाय ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर -20। और अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10 की पावर -19, ये हमारा फोर्स आ गया। इसका पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक 0 बढ़ा दीजिए, फिर इस 10 को जब ऊपर लिख जाएंगे तो बन जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -20 न्यूटन। अब देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? तो हमने देखा हाँ 10 की पावर -20, 8 इंटू 10 की पावर -20, तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, इसमें 8 पाई आ गया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। 8 पाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, 8 इंटू 10 की पावर -20। ओके, चलिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, वैसे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। A dipole is placed in an electric field as shown। एक डाइपोल है जिसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखा गया है कि उस डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज इधर है और नेगेटिव चार्ज इधर है। इन विच डायरेक्शन विल इट मूव? ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये सवाल है सीधा सा कि फिलहाल ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। और फिर ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए ऑप्शन के बारे में बाद में चर्चा करते हैं, तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि एक डाइपोल है, तो डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है। पहली बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का ऐसा कॉम्बिनेशन जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हों, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये भी दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं जिनके बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस है, तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और हर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है P बराबर Q इंटू 2A। अगर हम डाइपोल के बीच की लेंथ को कितना ले लें? 2A ले लें, तो उस पर लगने वाले डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और आइदर चार्ज मतलब उनमें से कोई एक चार्ज तो है Q के इक्वल और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस समझ लीजिए 2A, तो जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा Q इंटू 2A। फिलहाल इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की जरूरत है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। जो डाइपोल मोमेंट हमने वहां शो किया है डायग्राम में, उसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। तो पहली बात तो अगर हम देखें, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र हर चारों ऑप्शन में आया हुआ है। चार ऑप्शन है, चारों में कहा गया है टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, लेकिन इसमें इधर दिया गया पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने जो पढ़ा है वो क्या होता है? U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। वेक्टर फॉर्म में तो होता है U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, और स्केलर फॉर्म में होता है माइनस पी ई कॉस थीटा। तो इसका मतलब U इक्वल टू माइनस पी ई। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो डाइपोल मोमेंट इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा?
180 डिग्री। साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इस cos थीटा में cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। तो u बराबर कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस PE। cos 180 की वैल्यू होती है -1, इसलिए सब सॉल्व करके u बराबर आ जाएगा PE। u बराबर PE। अब हम क्या कहेंगे, देखिए यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, डायपोल मोमेंट पर और E पर। और मैंने आपको बताया कि डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो Q इंटू 2A के इक्वल है, उनमें से कोई एक चार्ज इंटू उनके बीच की डिस्टेंस। तो ना तो डायपोल का चार्ज चेंज हो रहा है, ना डायपोल के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है, मतलब जो लेंथ ऑफ डायपोल है वो भी फिक्स्ड है और जो चार्ज है उसके ऊपर वो भी फिक्स है। तो जो डायपोल मोमेंट होगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल है उसमें दो टर्म आ रहे हैं, उनमें से एक टर्म कांस्टेंट है P, तो बचा एक ही टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि दिखाया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और अगर यहां से ओरिजिन माने तो जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये तो पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी घटेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी कि E की वैल्यू घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। भाई जाहिर है कि ये तो कांस्टेंट हो गया, अब इसके बढ़ने घटने से इसमें चेंज आएगा। लेकिन हम जान गए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है यानी कि इस डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिक्रीज होगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी, और दूरी के बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज ही होती जाएगी। क्लियर थी बात। अब दूसरी बात, अभी ये तो चलो यानी कि इसमें से जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज वाले ऑप्शंस हैं उनको तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इंक्रीज वाला कट मारिए और डिक्रीज वाला कट मारिए, ठीक है ना, सॉरी इंक्रीज वाला ये और ये दोनों कट कर दीजिए, बचे अब दो ऑप्शन। अब ये भी उसने पूछा कि किधर की ओर मूव करेगा, लेफ्ट में मूव करेगा या राइट में मूव करेगा। अब इसका लेफ्टवर्ड मूवमेंट होगा या राइटवर्ड, ये तो फोर्स पे डिपेंड करेगा ना। तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। तो इसका मतलब इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, इधर कहीं नेगेटिव चार्ज रहा होगा, तो ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। मतलब पहले वाले चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन F1 और दूसरे पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये F2 हो जाएगा। अब F1 इधर की ओर और F2 इधर की ओर। अब आप एक बात और देख लीजिए, अगर इसकी बात करूं तो यहां से डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब F1 की वैल्यू, क्योंकि फोर्स भी तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना, जिसकी डिस्टेंस कम उस पे लगने वाला फोर्स ज्यादा, तो इसका मतलब F1 की वैल्यू F2 से ज्यादा होगी। F1 की वैल्यू F2 से ज्यादा होगी क्योंकि F1 जो लग रहा है, पहले वाले चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, पहला वाला चार्ज करीब है इसलिए उस पर लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा, दूसरा वाला चार्ज दूर है इसलिए उस पर लगने वाला फोर्स कम होगा। तो F1 ग्रेटर देन F2 भी आ गया, और F1 की डायरेक्शन ये है, F2 की डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब जो फोर्स बड़ा होता है वो डोमिनेट कर जाता है और बॉडी हमेशा उधर की ओर मूव करती है जिस ओर बड़ा फोर्स लग रहा होता है। तो इसका मतलब F1 क्योंकि बड़ा है और F1 किस ओर लग रहा है, राइट वर्ड्स लग रहा है ना, राइट डायरेक्शन में लग रहा है। F1 की डायरेक्शन राइट है, F2 की डायरेक्शन लेफ्ट है, तो F1 बड़ा भी है और राइट वर्ड लग रहा है, तो इसका मतलब इसको किधर की ओर मूव करा देगा, राइट वर्ड मूव करा देगा। तो आपने दो ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट कर दिए थे, अब दो बचे आपके सेकंड एंड थर्ड, उसमें राइट वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए। तो क्या है, टुवर्ड्स राइट। क्यों, पहली बात तो टुवर्ड्स राइट क्यों, राइट की ओर ही क्यों मूव करेगा, क्योंकि राइट वर्ड फोर्स ज्यादा है और लेफ्ट वर्ड फोर्स कम है, तो इसलिए राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा डायपोल। तो ये हो गया। अब इसके आगे भी जरा पढ़ लीजिए एक बार, एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। जाहिर है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर कम होगी तो यू भी कम होता जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज द एप्रोप्रिएट आंसर। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन ऑप्टिक्स से पूछा गया है।